नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को सबसे पहले सुमन पांडे की पूरी टीम की तरफ से हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की। दोस्तों, इस बार ये कटाई और छटाई का मौसम है। अब कटाई छटाई से आप ये मत सोच लेना कि सुमन पांडे ने ये न्यूज़ व्यूज़ का सारा काम छोड़कर एग्रीकल्चर और खेती खलिहान का काम शुरू कर दिया है। जी नहीं, मैं कटाई छटाई की बात मैं कर रही हूँ महाराष्ट्र की। जी हाँ, जहाँ आपको पता है एक तरफ एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड का मुख्य जो आरोपी है सचिन वाजे के इशारे पर कथित रूप से सबूत मिटाने के आरोप में एक नया शख्स जो गिरफ्तार हुआ था वो कोई और नहीं, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम है रियाजुद्दीन काजी। अब उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। कुछ दिनों से, काफी दिनों से मैं कहूंगी, उनसे पूछताछ हो रही थी, उससे पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही थी एनआईए, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने पूरे तरीके से हर मामले में सचिन वाजे की मदद की है। चाहे वो मनसुख हिरेन हत्याकांड हो, चाहे वो एंटीलिया में विस्फोटक गाड़ी प्लॉटिंग का केस हो, हर जगह जिस शख्स ने साथ दिया है ये रियाजुद्दीन काजी है, जो कि खुद इंस्पेक्टर है, जो कि खुद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, माफी चाहूंगी, क्योंकि अब कटाई हो गई है इनकी भी, छटाई हो गई है इनकी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सफाई अभियान चल रहा है ना दोस्तों। महाराष्ट्र में एक तरफ कोविड अपना चरम पार कर चुका है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर अमीरजादों तक को कोविड हो रहा है इस बार। ताज्जुब की बात है, जहां पर पिछले वर्ष गरीबों को हो रही थी, इस बार शुरुआत कोविड ने अमीरों से की है, सेलिब्रिटीज से की है। इस बार कोविड का अंदाज भी निराला है। चलिए बात करूंगी मुद्दे की। तो इस बार काजी वजह के साथ क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात था। दोनों मामले खुले के बाद पिछले महीने ही उसका तबादला किया गया था। काजी का निलंबन आदेश जारी करते हुए आर्म्स यूनिट के एडिशनल कमिश्नर वीरेंद्र मिश्रा ने कहा था कि निलंबन अवधि के रियाजुद्दीन कोई निजी काम का धंधा नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काजी को हर दिन स्थानीय आर्म्स यूनिट में हाजिरी लगानी होगी। उल्लेखनीय है कि इन दोनों मामले में जांच कर रही एनआईए ने काजी को रविवार के पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया था। और इतना ही नहीं, अवकाशकालीन अदालत ने उसे 16 अप्रैल तक आईएनए की गिरफ्तारी में रखा था, यानी कि जो एनआईए है उसके हिरासत में रखा था। दोस्तों, ये काजी का रोल क्या था, मैं आपको ये काजी का रोल समझाती हूँ। काजी नहीं, आप वो मत सोच लेना जो काजी आप लोग सोच रहे हो ना। मुझे पता है आप लोग का दिमाग थोड़ा सा कहाँ घूमता है। ये वो काजी नहीं है जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये हमारे रियाजुद्दीन काजी हैं। और ये काजी का रोल मैं आपको बताती हूँ। काजी का रोल था अभी तक के जितने भी सबूत थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो डीवीडी मिली हो, सीडी मिली हो, जितने भी फुटेज जहाँ जहाँ इकट्ठी हो सकती थी, जो बाद में इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी, उन सारे सबूत, गवाह, सबको उठा के कलेक्ट करके, जो अगर आपको याद होगा पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ वक्त पहले एनआईए की पूरी टीम ने मीठी नदी से कई सबूत इकट्ठे किए थे, जिसको छानबीन की जा रही है, जिसमें से डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वही शख्स है जिसने सारे सबूतों को मीठी नदी में विसर्जन किया था। अब सचिन वाजे जो सबसे बड़ा इसमें आरोपी है, उनके चिट्ठी के अनुसार, उसके कथित रूप में जितने भी चीज़ें खुल के सामने आ रही है, उसके अनुसार ये इनका पार्टनर इन क्राइम है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एनआईए है, उनको इस बात का भी शक है कि दोनों मामले में काजी ने सचिन वाजे का पूरा मदद किया। 13 मार्च को गिरफ्तारी होने तक वाजे ही सीआईयू का प्रमुख था। वाजे के इशारे पर काजी ने विस्फोटक गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी वो एंटीलिया के सामने खड़ी की थी। उसमें जो आपके जितने भी चीज़ें मिली थी विस्फोटक, जो कि साथ में धमकी भरा पत्र भी था, क्योंकि लव लेटर भी तो छोड़ कर आए थे। और किसके लिए और क्यों, ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आई है, क्योंकि अब इसमें रियाजुद्दीन काजी जो खुद एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, पहले उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, और कई दिनों तक पूछताछ करने के बाद जब चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई, एनआईए के पास जब बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए, कुछ गवाह सामने आए, उससे क्लियर हो गया कि वही शख्स है
जो पूरी तरीके से सचिन वाजे का साथ दे रहा था। इतना ही नहीं, जबरन वसूली के मामले में इधर एक चीज और सामने आई है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, मुंबई पुलिस के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और उनके गुरु एनकाउंटर किंग प्रदीप शर्मा के बीच करीबी रिश्तों के भी साक्ष्य नजर आ रहे हैं। मतलब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिर्फ यही नहीं थे, सचिन वाजे तो सिर्फ और सिर्फ चेला है दोस्तों, इनका गुरु एक और है जिनका नाम सामने आ रहा है प्रदीप शर्मा। और आपको एक बात बता दूं, ये चीजें कैसे सामने आई। अब मैं आपको लेके जाऊंगी कुछ अपने नोट्स पे जिसको कि हमने इकट्ठा किया है। भाजपा के एक प्रमुख नेता और विधायक ने दावा किया है कि प्रदीप शर्मा ने वजह की बहाली के लिए 2016 में तत्कालीन भाजपा सरकार के संपर्क किया था। भाजपा विधायक ने बताया कि इस संदर्भ में एक बैठक हुई, जिसमें बैठक में मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित होटल लीला में हुई थी। मतलब इनके शौक देख रहे हो आप, कभी होटल लीला, कभी होटल ट्राइडेंट। पैसों की कमी नहीं है बॉस, करोड़ों की वसूली करो, कभी रेस्टोरेंट से, कभी बार से, कभी अंबानी से तो कभी अडानी से। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, पैसे का कहीं कोई टेंशन नहीं है। पैसा लेना है, पहुंच, जब कहाँ पहुंचना है भाई, गुटखा बेचना अवैध है तो गुटखा व्यापारी के पास पहुंच जाओ, वहां पे कुछ छापे मार दो। शराब बेचना वैध नहीं है, अवैध है, लेकिन बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस भी सरकार दे रही है आपको, आप बेचो, लेकिन छापा भी पुलिस वाले मारेंगे क्योंकि उनको पैसे निकालने हैं। ये सही फंडा है इनका। जब प्रदीप शर्मा की यह कोशिश विफल हो गई थी तो आपको बता दो, शिवसेना के जो शीर्ष नेतृत्व ने वाजे के पुलिस विभाग में बहाल करने के लिए भाजपा में संपर्क किया था। इस अनुरोध को भी ठुकरा दिया गया था क्योंकि वह गंभीर प्रकृति के अदालती मामलों में शामिल था। इस बीच जो एनआईए प्रदीप शर्मा के खिलाफ और सबूत इकट्ठा कर रही है। प्रदीप ने ही एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से लदी एसयूवी प्लांट करने में वाजे की मदद मुहैया कराई है। मतलब ये तो तय है कि अंबानी कोई बच्चा नहीं है, अंबानी कोई एक राह चलता हुआ एक गुटखा बेचने वाला व्यापारी नहीं है। तो एक अंबानी के बाहर अगर स्कॉर्पियो प्लॉट की गई है तो इसमें एक बात तो तय है कि यहाँ पे एक या दो या सिर्फ सचिन वाजे की औकात नहीं है कि उसने ये काम अकेले कर दिया गया होगा, अकेले किया होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा, ये सचिन वाजे वही है जिसने अपनी दबंगगिरी दिखाते हुए, अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए और इस धौंस में कि भाई जनाब कोई और आम आदमी नहीं है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इनको बुलाया गया था और अर्नब गोस्वामी के घर भेजा गया था। ठीक करवा चौथ वाले दिन उनकी वाइफ के सामने जबरदस्ती अर्नब गोस्वामी को उठा कर लाए थे और आज खुद उन्हें नहीं पता कि कितनी करवा चौथ उनकी वाइफ को उनके बिना निकालना पड़ेगा। और इसके अलावा और कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं, कितने बड़े पुलिस कमिश्नर, कितने पुलिस टीम इसमें शामिल है, कितने डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। महाराष्ट्र पूरी तरीके से खोखला है। पुलिस कमिश्नर्स सारे मिले हुए हैं इसमें, सारे ऑफिसर्स मिले हुए हैं इसमें, बड़े बड़े नेताओं के पोल खुल रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने राज को छिपाने के लिए एक दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाया जा रहा है, आज खुद बचने के लिए। और आज तो मैं यूं कहूंगी, जो अपने लिए गड्ढा खोदा था उसमें खुद गिर रहे हैं। दैट्स ऑल कर्मा, दैट्स ऑल कर्मा। कर्मा घूम कर आया है, ये कर्मा ही है जिसका कि अब उनको भुगतना पड़ेगा। लोग इंग्लिश में कहते हैं कर्मा इज पिच, मैं इसको हिंदी में नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे उद्धव ठाकरे जी बुरा मान जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी, अभी आपकी भी बारी आने वाली है क्योंकि जिन चेले चपाटियों से आपने ये सारे काम शायद करवाए हैं वसूली के लिए, आपको डिपार्टमेंट क्या कर रही है, आपके नाकों तले ये सारी चीजें हो रही थी और आपको क्या इसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्या आपको इसका एक बार भी संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? और अभी चलिए माना कि आपको जानकारी नहीं थी, आपको कोई अंदाजा नहीं था, आप हमारे इनोसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हो। यू आर वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र टिल दिस टाइम। मैं ये कहूंगी, अभी तक मैंने इतना इनोसेंट मिनिस्टर देखा ही नहीं, जिसे कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि कितने कौन कहाँ मर्डर हो रहा है, किसे राह चलते किस साधुओं को कैसे पाल करके साधुओं की निर्मम हत्या की गई, लिंचिंग की गई, उनको नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको। माना कि आपको नहीं पता कि आपके ही नाकों के तले कोई कमिश्नर खुलेआम इस तरीके से वसूली करवा रहा है, आपको नहीं पता कि आपके ही राज्य के गृह मंत्री पैसे लेकर
आप यहाँ पे तबादला कराते हैं, पैसे लेकर गृह मंत्री बैठकर किसी ऐसे ऑफिसर को जो कि पसंद नहीं है, जो कि किसके ऊपर कई केसेस लदे हुए हैं, जिनके ऊपर हत्याएं के चार्ज लगे हैं, वो 2 करोड़ रुपए दो, तबादला भी हो जाता है, 2 करोड़ रुपए दो, भर्ती भी हो जाती है। लेकिन हमारे इनोसेंट मिनिस्टर को कुछ पता नहीं है। तो हमारे इनोसेंट रिस्पेक्टेड उद्धव ठाकरे जी, क्या आपको इसकी भी जानकारी अब नहीं है जो हो रहा है, जो पहले पास्ट में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, इतिहास गवाह है, आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि आपको इसके बारे में पता नहीं, इसलिए आपने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब जो चीजें हो रही है, जो सीबीआई जो जिस पे काम कर रही है, एनआईए जो चीजें निकाल निकाल कर सामने परोस कर आपको दे रही है ताकि आप अपने मुख से कुछ बोलो, तब भी आप नहीं बोल रहे, तब भी आप सुस्त हैं, शांत हैं, मासूम हैं, आप इनोसेंट हैं। आप ये इनोसेंस आपके महाराष्ट्र को डुबो देगी, और इतना इनोसेंस आपके महाराष्ट्र को डुबोने के लिए काफ़ी है। शायद कोविड बढ़ता है, कोरोना बढ़ता है, तो आप पहले हाथ खड़ा कर लेते हो। आपके राज्य में गरीबों को हमेशा पलायन करने की ज़रूरत पड़ती है। आपके राज्य के बॉलीवुड के एक एक्टर को जिम्मा उठाना पड़ता है। वो फंडिंग कहाँ से होती है उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन आप कब तक मासूमियत का पर्दा ओढ़कर बैठे रहेंगे? एक तरफ कोविड को लेकर पलायन शुरू हो गई है, लोग तड़प रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है काम करने को। दूसरी तरफ आपकी राजनीति, मासूम राजनीति खत्म ही नहीं हो रही। अरे बोलिए उद्धव जी, बोलिए। कम से कम अपनी कुर्सी की गरिमा का नहीं तो अपने कम से कम जो विरासत में जहां से आपने कुर्सी पाई है, अपने पूर्वजों की इज्जत का तो ख्याल रखिए। जिस धरती पे आप रहते हैं, ये हमारे छत्रपति शिवाजी की धरती है, उनकी इज्जत का तो ख्याल रखिए। बोलिए मासूम उद्धव ठाकरे जी, बोलिए। माना कि एक वक्त में आप सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक बार के लिए भी नहीं सोचा आप कि आप एक मुख्यमंत्री हैं। उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ एक मासूम पिता बनकर आपने मासूम पिता के रोल को निभाते हुए अपने मासूम बेटे आदित्य ठाकरे जी को बचा लिया, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ एक पिता की तरह सोच रहे थे। लेकिन अब पूरे राज्य का सवाल है, अब तो मुंह से कुछ तो बोलिए हमारे मासूम उद्धव ठाकरे जी। दोस्तों, इनकी मासूमियत पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अब जो चीज़ें जिस तरीके से खुल कर आ रही हैं, जैसे पलट रहा है एनआईए, खुलकर सारी चीज़ों को ला रहा है, इससे इतना तो तय है कि यहाँ पे पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, करप्ट है। कोई भी यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन सरकार मौन क्यों है और कब तक रहेगी? हमें जवाब चाहिए उद्धव जी। जय हिंद, वंदे मातरम।